हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं नदीम खान, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं, जी हां, आप देख रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो शेरशाह सूरी पर आधारित है। शेरशाह सूरी पर हम लोगों ने एक क्लास ले रखी है, ये दूसरा पार्ट है शेरशाह सूरी का। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, शेरशाह सूरी पर ये क्लास जो है हम लोगों का पार्ट 2 होने जा रहा है। आज हम लोग शेरशाह सूरी पर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कोई इंसान ज़मीन से उठकर मंजिलों को छू लेता है, कैसे कोई इंसान इतने कम समय में कुछ ऐसे काम कर जाता है जिसकी वजह से दुनिया उसे हमेशा याद रखती है। तो शेरशाह सूरी एक ऐसी ही हस्ती का नाम है। तो किसी ने लिखा है कि कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, पर उनका क्या करें जो सांचे बदल जाते हैं, पर उनका क्या करें जो सांचे बदल जाते हैं। तो बच्चों, चलिए शुरुआत किया जाए आज की क्लास का। आइए शुरू करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी, लेट्स क्रैक इट। यहाँ पर मैं विद्यार्थियों से ये अपील करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी क्लास अनअकैडमी के ऐप पर आपको मिल जाए, क्योंकि अनअकैडमी के ऐप पर भी क्लासेस होती हैं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और सर्च के बटन पर जाइए और सर्च करिए मेरा प्रोफाइल नेम MOHDNADIM, ठीक है। मेरा प्रोफाइल नेम सर्च करिए या फिर आगे आप स्पेशल क्लासेस भी लिख सकते हैं और मुझे फॉलो कर दीजिए। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो देन यू विल गेट माय फ्री स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी ऐप। ये यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं, यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप YouTube पर फ्री क्लासेस ले रहे हैं, जैसे आप अनअकैडमी के ऐप पर स्पेशल क्लासेस लेते हैं जो फ्री होती है, उसी तरह से अनअकैडमी का अपना एक रिजर्व चैनल भी है जिस पर वो बच्चों को एडमिशन देकर उन्हें क्लासेस प्रोवाइड कराती है। जैसे अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेते हैं तो आपको प्री से लेकर मेन से लेकर और इंटरव्यू तक का पूरा जो सफ़र है वो अनअकैडमी पूरा करवाएगी। यानी एक IAS एस्पिरेंट से लेकर IAS ऑफिसर तक का सफ़र आप अनअकैडमी के ऐप पर कर सकते हैं। अनअकैडमी अपने ऐप पर बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को देती है, जैसे टेस्ट सीरीज़ की भी सुविधा अनअकैडमी के ऐप पर अवेलेबल है। पूरा IAS का सिलेबस, तो पूरा UPSC CSE का सिलेबस तो अनअकैडमी पूरा करवाएगी ही, साथ में आपको अनअकैडमी ये सुविधा भी प्रोवाइड कराती है, मीन्स आप टेस्ट सीरीज़ भी दे सकते हैं। तो बच्चों, अनअकैडमी पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप दो तरीके से अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। एक तो प्लान है प्लस का और दूसरा प्लान है आइकॉनिक का। प्लस पर आप देख सकते हैं यहाँ 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए आप अनअकैडमी से जुड़कर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए अनअकैडमी पर आप एडमिशन ले सकते हैं। फीस का यहाँ पर पूरा मामला है, आप देख लीजिए। हाँ, आपका 10% पैसा मैं बचा सकता हूँ। अगर आप कोड MNUS यूज़ करेंगे एडमिशन के समय तो 10% आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। आइकॉनिक जो है अनअकैडमी का सबसे बेहतरीन एडमिशन प्लान है। इसमें प्लस की सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, साथ में कोच या गाइड भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा अनअकैडमी की तरफ से, जो हर समय आपकी सहायता करेगा। यहाँ पर भी बात बड़ी क्लियर है, ठीक है ना। आइकॉनिक अनअकैडमी का सबसे बेहतरीन प्लान है। इसमें प्लस की सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, साथ में ठीक है बच्चों। आइकॉनिक अनअकैडमी का सबसे शानदार प्लान है। इसमें प्लस की सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। इसमें क्या है कि आपको अनअकैडमी की तरफ से कोच या गाइड भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जो हर समय फ़ोन से आपकी मदद करेगा। ये जो कोच या गाइड होगा
ये यूपीएससी सीएससी का एक एक्सपर्ट होगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 1 साल 2 साल और 3 साल के लिए आप अनअकैडमी पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, फीस का यहाँ आप देख लीजिए, मामला सामने है, फीस सामने है, देख लीजिए, और फीस सामने है, देख लीजिए। और यहाँ पर ना आप देख रहे हैं ये कोड है MNUS, यानी इस कोड को यूज करके आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। अनअकैडमी हर संडे को एक प्रतियोगिता चला रही है जिसका नाम उन्होंने कम्बैट रखा है। तो आप कम्बैट नाम की इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। जैसे आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, नीचे लिखा होगा कम्बैट, आप कम्बैट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आप कम्बैट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आपसे कोड मांगा जाएगा, कोड की जगह आप MNUS डाल दीजिए और फिर जो है आप प्रतियोगिता से जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि आप अनअकैडमी से जुड़ने की कोशिश करिए। अनअकैडमी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आज की जो क्लास है वो शेरशाह सूरी पर आधारित है और वो क्लास बिल्कुल आपके सामने है और हम लोग आज इस पर डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, तो बच्चों चलिए शुरू किया जाए। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है, अनअकैडमी ने ना नए बैचेस भी शुरू किए, जैसे 6 महीने के बैचेस हैं, है ना, पूरे साल भर के लिए बैचेस हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार नए बैचेस में जुड़ सकते हैं और बैचेस में ये जो फ़ोटोज़ लगी है ये टीचर्स की फ़ोटोज़ हैं। उसके बाद आप यहाँ पर वही काम है कि वहाँ एडमिशन लेने के लिए आप MNUS कोड का यूज़ करेंगे, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा और आप सीधे क्लास पे आ जाएंगे। तो पिछले पार्ट में बच्चों शेरशाह सूरी के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि कैसे शेरशाह सूरी ने ज़मीन से उठकर जो है एक बुलंदी के मकाम को पाया था। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, चूंकि शेरशाह सूरी ने बिहार की सत्ता को पा लिया था, है ना, और बिहार की सत्ता पर उसका एक तरह से प्रभुत्व जम गया था और शेरशाह सूरी ने बड़ी सुंदरता से जो अफगान शक्तियां थीं उन सबको अपनी तरफ मिला लिया। चूंकि उस समय भारत में हुमायूं का शासन था, उस समय हुमायूं मुगल बादशाह था। अब चूंकि शेरशाह सूरी मुगलों को नापसंद करता था, चूंकि जो अफगान थे वो मुगलों को विदेशी मानते थे, तो अफगानों का मानना था कि वो मुगलों को यहाँ से भारत निकालेंगे। तो शेरशाह सूरी ने सौगंध खाई थी कि जब तक मैं हिंदुस्तान की सरजमीन से मुगलों को बाहर नहीं निकाल देता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा अफगान शासक था जिसने ये सौगंध खाई थी कि जब तक मैं मुगलों को भारत की सरजमीन से बाहर नहीं निकाल देता चैन की सांस नहीं लूँगा। तो बच्चों उस अफगान शासक का नाम था शेरशाह सूरी। चूंकि मैंने आपको ये चीज़ बताया कि हुमायूं जो है ना, हुमायूं दिलेर था, बहादुर था, सब कुछ उसके अंदर था, लेकिन एक चीज नहीं थी जिसके लिए जिस पद को वो गौरवान्वित कर रहा था, मीन्स वो पॉलिटिकली जो है दूरदर्शी नहीं था, उसके अंदर एक अच्छे डिप्लोमेट्स की खासियतें नहीं थी। सो ये था कि भाई हुमायूं का टकराव एक ऐसे इंसान से था जो बहुत ही तेज तर्रार था, बहुत ही होशियार था, बहुत ही दूरदर्शी था। मैंने हुमायूं के बारे में आपको ये भी बताया था कि हुमायूं थोड़ा रसिक मिजाज था,
उसने अपना वक्त यूं जाया कर दिया, एक जगह जहां रुकता था बस रुक जाया करता था। तो अब शेरशाह सूरी ने, चूंकि शेरशाह सूरी जमीन से उठा था और उसे बिहार की सत्ता मिल गई थी, चूंकि बिहार के जो राजा थे बहार खान लोहानी, उनकी मृत्यु के बाद उनका जो अल्पायु बच्चा था जलाल खान लोहानी, उसकी माता दूदू जो है, यानी जलाल खान लोहानी की मां दूदू जो है, उसे लेकर बंगाल भाग गई, जिसके कारण जो है बिहार की सत्ता शेरशाह सूरी को मिल गई। अब यहां से हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। यहां से मैं आपको बता रहा था कि बैरकैफ शेरशाह सूरी ने बिहार की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। अब यह था कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं के चारों तरफ जाल बुनना शुरू कर दिया। क्या बुनना शुरू कर दिया? जाल बुनना शुरू कर दिया, ताकि हुमायूं को फंसाया जा सके। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि धीरे धीरे, पहली चीज तो यह है कि भाई शेरशाह सूरी बिहार की सत्ता उसके हाथों में थी, और वो जिस शक्ति से टकराने जा रहा था उस शक्ति के हाथों में लगभग हिंदुस्तान की सत्ता शामिल थी। तो शेरशाह सूरी को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत थी तो वो पैसे की जरूरत थी। तो देखिए, शेरशाह सूरी ने सबसे पहले चुनार का घेरा डाला। कहा जाता है कि चुनार का घेरा डाला उसने, और चुनार में ना कहा जाता है कि चुनार में जो है एक विधवा महिला थी लाड मलका। शेरशाह सूरी ने लाड मलका से शादी कर ली, और कहा जाता है कि पूरे चुनार का जो खजाना था वो शेरशाह सूरी के हाथों लग गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि शेरशाह सूरी ने वो सारी ज़रूरी काम किए जो उसे चाहिए थे। यानी लाड मलका एक विधवा महिला थी, और शेरशाह सूरी ने लाड मलका से शादी करके, विवाह करके पूरे चुनार का खजाना अपने हाथों में ले लिया। है ना बच्चों, है कि नहीं? ये दूरदर्शिता वाली बात है। चूंकि शेरशाह सूरी एक राजनेता था, वो एक राजनीतिज्ञ के हिसाब से चीज़ों को देखिए उसने कैसे गेन किया। कहा जाता है कि इसके बाद, अच्छा, हुमायूं जो था उसे अब एहसास होने लगा था कि भाई आप किसी के भी चारों तरफ जाल बुनोगे तो सामने वाले को तो ये पता चलेगा ना कि आप उसके चारों तरफ ग्रेपिंग कर रहे हो, जाल बुन रहे हो। बोलो, पता चलेगा कि नहीं? तो अब ये मामला है, अब ये बात है कि हुमायूं को एहसास हो गया कि शेरशाह सूरी उसके खिलाफ जाल बुन रहा है। अच्छा, गुजरात वगैरह के बहादुर शाह वगैरह जो थे, सब धीरे धीरे करके देखा जाए तो शेरशाह सूरी के साथ हो लिए, क्योंकि जितने भी अफगान थे सब शेरशाह सूरी के साथ खड़े हो गए। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हुमायूं के जब चारों तरफ शेरशाह सूरी जाल बुनने लगा ना, तो हुमायूं को एहसास हो गया कि लगता है खतरे की घंटी बज चुकी है। अच्छा, हुमायूं ने क्या किया? जब ये शेरशाह सूरी ने चुनार के किले का घेरा डाला हुआ था, और जैसे ही उसने चुनार को विजय किया, जैसे ही चुनार की लाड मलका से शादी की, पूरा खजाना लिया, उसने चुनार को छोड़ दिया। हुमायूं पीछे से आया और उसने चुनार का घेरा डाल दिया। सबसे बड़ी चीज आप यहां पर देखिए, हुमायूं को कम से कम ये तो पता होना चाहिए था कि चुनार में है क्या, या चुनार में ऐसी क्या चीज थी जो शेरशाह ने पा लिया। भाई, हुमायूं को पता करना चाहिए था। 6 महीने तक किताबों में लिखा है कि हुमायूं ने चुनार का घेरा डाले रखा, जबकि चुनार में था ही कुछ नहीं। यानी हुमायूं ने लगातार अपने समय को बर्बाद किया, लगातार। बड़ा एक प्यारी सी चीज है बच्चों, बड़ी प्यारी सी चीज है। जो क्लैरिफिकेशन होती है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं एक चीज आप लोगों से कहूंगा कि मैं इस चीज को फील करता हूं कि आदमी को बड़ा क्लियर कट होना चाहिए। मतलब अगर आप क्लियर कट हैं, अगर आपके अंदर क्लैरिफिकेशन है, तो आप बहुत जगह पे फंसने से बच जाएंगे। ये बहुत प्यारी चीज है। शेरशाह सूरी और हुमायूं में अंतर यह था कि हुमायूं के अंदर क्लैरिफिकेशन नहीं थी, चीजों को बहुत हल्के में ले लेता, अरे चलो करेंगे ना, ये प्रॉब्लम थी। और जिसने ये कहा कि चलो करेंगे तो फिर काम हो चुका। शेरशाह सूरी के अंदर नहीं था। शेरशाह सूरी बहुत दूरदर्शी था, वो क्लियर काम करता था, जो चीजें थी बहुत बहुत क्लियर थी उसकी। तो अब यहां पर देखिए कि चुनार का घेरा 6 महीने तक आपने डाला, क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। कहा जाता है कि चुनार का किला जो पहले ही खाली हो चुका था, चुनार का किला तो पहले ही खाली हो चुका था। अच्छा, ये चीजें आपको लिखनी चाहिए। अगर आपको लगता है
के सम टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट देन यू शुड बी नोटेड। कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती वो नोट करनी चाहिए कि लिखेगा कि शेर शाह सूरी हुमायूं से काफ़ी चालाक और काफ़ी दूरदर्शी था। शेर शाह सूरी was so clever rather than the हुमायूं। शेर शाह सूरी हुमायूं से काफी चालाक और दूरदर्शी था। लिख लीजिएगा कि शेर शाह सूरी ने चुनार के किले का घेरा डाला और वहां लाड मलका नाम की महिला से, जिनके हाथों में चुनार का किला था, शादी कर लिया और उनसे काफी खजाना उसने प्राप्त किया। ठीक है, शेर शाह सूरी वो खजाना लेकर निकला, शेर शाह सूरी वो खजाना लेकर निकल गया और हुमायूं आया और उसने चुनार का घेरा डाला। हुमायूं आया और उसने चुनार का घेरा डाला। क्या मतलब है भाई? जो काम अगला आदमी वहां से लेके करके निकल चुका है, पैसा लेके निकल गया, आप पीछे 6 महीने, वो भी 6 महीने तक घेरा डाले रहे और इनको पता भी नहीं था कि क्या था। अच्छा, शेर शाह सूरी की चाल भी यही थी कि वो हुमायूं को केवल फंसाए रखना चाहता था तब तक जब तक कि शेर शाह सूरी अब इतनी ताकत न गेन कर ले कि हुमायूं को यहां से निकलना पड़े। और शेर शाह सूरी इसमें बहुत अच्छे से कामयाब हुआ। चुनार का 6 महीने आपने घेरा डाला, आपको कम से कम चुनार के किले की जानकारी तो लेनी चाहिए थी कि आखिर उसके अंदर हुआ क्या। 6 महीने तक आप बैठे रहे चुनार का किला घेरा डाल के, और चुनार का किला फतह किया हुमायूं ने, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। तो सबसे बड़ी चीज थी आपका टाइम। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, सबसे जो बड़ी चीज होती है वो आपका समय होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज की शुरुआत करते हो तो आप बहुत ही क्रूशियल टाइम में होते हो, बहुत ही क्रूशियल टाइम में होते हो। इंसान शुरू में इतना एनर्जेटिक होता है कि वो बड़े से बड़ा काम ईश्वर की दया से करता है, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज से वो लगा हो और वो चीज फाइंड आउट ना हो रही हो तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होती है? डाउनफॉल करने लगती है और फिर क्या हो जाता है? पस्त हो जाता है। इंसान की हिम्मत जो है ना वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तो वही है, शेर शाह सूरी बस ये चाहता था कि हुमायूं की हिम्मत टूट जाए, हुमायूं का हौसला टूट जाए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो शेर शाह सूरी ने बड़ी चालाकी से हुमायूं के चारों तरफ जाल बुना और शायद शेर शाह सूरी हुमायूं की तबीयत के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था कि हुमायूं किस मिजाज का इंसान। और यकीन मानिए, आप अगर किसी से आपकी लड़ाई है या किसी से आपका कंपटीशन है और अगर आप उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं तो उस पर ग्रिप बनाना आसान होता है। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताएं आप प्लीज। और YouTube के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, मेरे टेलीग्राम आईडी पे क्लिक करेंगे और जुड़ेंगे मुझसे टेलीग्राम से। और अगर आपके मन में कुछ भी है, एनीथिंग, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कुछ भी है, अगर आप मुझसे कुछ पूछना आपके मन में कुछ भी है, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं ईश्वर की दया से, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो चीज़ सॉल्व हो जाए। तो 6 माह चुनार का घेरा डाला आपने। अब देखिए, शेर शाह सूरी ने चुनार को पहले ही छोड़ दिया और शेर शाह सूरी पता है जब ये 6 महीने जो है यहाँ मौजूद थे तो शेर शाह सूरी जो है पता है कहाँ चला गया था? शेर शाह सूरी जो है बंगाल जा चुका था। व्हेन हुमायूं वाज वेटिंग फॉर शेर शाह सूरी, देन शेर शाह सूरी अराइव टू द बंगाल दैट टाइम। यानी उस समय शेर शाह सूरी जो है बच्चों बंगाल में पहुंच चुका था। उसने बंगाल को जम के लूटा। कहा जाता है कि उसने बंगाल की राजधानी नदिया को खूब तरीके से लूट लिया। बंगाल की राजधानी का नाम है नदिया। इसने बंगाल की राजधानी नदिया को खूब लूटा। कहते हैं बंगाल को पूरा लूट के अच्छा खासा उसने पैसा इकट्ठा कर लिया था। अच्छा, चुनार का किला ठीक है फतह हुआ, हुमायूं को कुछ नहीं मिला और हुमायूं कहाँ पहुंच गए? बंगाल पहुंच गए। हुमायूं साहब बंगाल पहुंचते हैं। अच्छा, बंगाल तब पहुंच रहे हैं जब बंगाल बर्बाद हो चुका था। बंगाल से शेर शाह सूरी ने सब लूट लिया था, कुछ बचा नहीं था बंगाल में। उस समय ये बंगाल पहुंचते हैं। अब जरा सोचिए, कोई आदमी किसी जगह से कहीं गया, ठीक, जिस पर्पस से गया है वो पर्पस पहले होता है ना, आदमी का एक पर्पस होता है, भाई मैं किस लिए गया, वो पर्पस पहले सॉल्व करता है। हुमायूं गए, देखा सब कुछ तहस नहस कर दिया शेर शाह सूरी ने। आपने बंगाल में इंतजार किया, 6 महीने वहीं रुक गए और बंगाल की मस्ती का आनंद ले रहे हैं, बंगाल की आबो हवा का आनंद ले रहे हैं। पूरा मुगल हरम वहां मौजूद था और वहां पर आप रंगरेलियां मना रहे हैं। क्या मतलब है?
6 महीने तक आप बंगाल में आराम से वहाँ के जो है क्लाइमेट का मज़ा ले रहे हैं, वहाँ पूरा मुग़ल हरम मौजूद है, वहाँ रंगरलियाँ मना रहे हैं। तो वही हाल है यार कि किसी ने लिखा कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। वही हाल है कि यहाँ पर शेरशाह सूरी ने हर जगह पे इनको बुरी तरह से फंसाया था। ये धीरे धीरे पस्त हिम्मत हो रहे थे धीरे धीरे। तो आपने क्या किया? सबसे बड़ी चीज होती है यार, आप ठीक है चुनार से आप निकले, आप बंगाल गए, बंगाल में ठीक है बंगाल गए, बंगाल शेरशाह सूरी ने तहस नहस कर दिया था। बंगाल में आपको 6 महीने रुकने की क्या जरूरत थी? वहां कौन सी चीज आ गई थी? वहां कौन सा आदमी होगा यार जिसके घर पे संकट हो और वो जिंदगी का मजे लूट रहा हो? ये कौन सा इंसान होगा? तो देखिए, आप इतिहास के स्टूडेंट हैं तो इतनी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें यूपीएससी कहती है कि पहले आप पढ़िए फिर समझिए फिर हमारे पास आइए। तो यहाँ पे हमें इतिहास को समझना है, क्योंकि जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न काफी गहराई से आएगा बच्चों। तो हुमायूं ने अपने समय को बर्बाद किया, नो डाउट। और रियल में आपको बताऊं कि हुमायूं ने अपने समय को बर्बाद किया और समय ने हुमायूं को बर्बाद कर डाला। वो अलग बात है कि हुमायूं कम बैक करता है, लेकिन देखिए हुमायूं 1555 में भारत का दोबारा बादशाह बनता है, लेकिन वक्त ने हुमायूं को मौका नहीं दिया। 1556 में हुमायूं की मौत हो गई, दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर गया। कहने का मतलब यह है कि डोंट मिस योर टाइम, डोंट लॉस योर टाइम बिकॉज टाइम इज मनी। आपने अगर समय को बर्बाद किया है तो समय एक ना एक दिन आपसे बदला लेगा और आपको भी बर्बाद कर देगा। तो सो डोंट वेस्ट योर टाइम, योर टाइम इज मनी। समय बहुत कीमती है, तो प्लीज सेव योर टाइम बिकॉज टाइम इज मनी। तो ये चीजें क्लियर हो। ये मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट क्लास से जुड़ने की कोशिश करें। देखिए बच्चों, एक होता है पढ़ना, पढ़ के रख दिया किताबों को, नहीं यार। मेरा मानना है कि आप यहाँ फील करिए, है ना, यू शुड जस्ट फील। आप जस्ट फील करिए, इसको महसूस करिए कि क्या जो मैं कह रहा हूँ उस बात में दम है कि नहीं, जो बात मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तो कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपने देखा ना कि हुमायूं ने किस तरह से टाइम को बर्बाद किया, किस तरह से समय को बर्बाद किया। तो जाहिर सी बात है कि उसका खामियाजा जो है ना वो एक न एक दिन भुगतना ही था हुमायूं को। ठीक है, ये चीज हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए देखा जाए कि अब आगे क्या हुआ। तो आपको मैं बताऊं कि हुमायूं ने 6 महीने पूरी यहां अपने हरम के साथ वक्त बिताया और फिर क्या है, टाइम निकल जाने के बाद क्या बचता है। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने चारों तरफ से इनके जाल बिछा डाला था और हुमायूं उस जाल में फंस चुके थे। शेरशाह सूरी के पास संपत्ति एकत्रित हो गई थी। शेरशाह सूरी ने मुग़लों के दुश्मनों को इकट्ठा कर लिया था। शेरशाह सूरी ने ना इतना कॉन्फिडेंस बना लिया था कि वो मुग़लों को हरा सकता। बच्चों हमेशा ये बात याद रखिएगा, असल में लड़ाई जो होती है ना वो ना तो सेना के बीच होती है ना राजाओं के बीच होती है। असल में लड़ाई इंसान के कॉन्फिडेंस के बीच होती है। हमेशा याद रखिएगा, लड़ाई हमेशा कॉन्फिडेंस की होती है। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपके सामने सवाल आते हैं, वहाँ मसला क्या है? अगर आपका कॉन्फिडेंस दमदार है, अगर आपने तैयारी अच्छी की है, आपने वक्त दिया है, आपका कॉन्फिडेंस बना है, तो जो सवाल आएंगे ना उन सवालों को देखकर आप मुस्कुरा देंगे। एग्जामिनेशन हॉल में ही तय हो जाता है कि एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा। ये तो एक औपचारिकता होती है कि हम लोग एग्जाम का इंतजार, हम लोग रिजल्ट का इंतजार करते हैं कि अरे यार चलो रिजल्ट आएगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, चंद्रबरदाई की एक लाइन है कि हाथ कंगन तो आरसी क्या प्रत्यक्षम कम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष में है
उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथ कंगन तो आरसी क्या, अगर हाथ में कंगन है तो आईने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष में है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर एक चीज मैं आप लोगों से कह रहा था कि असल जो लड़ाई होती है वो दरअसल कॉन्फिडेंस की लड़ाई होती है। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुका है, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है, तो एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही पेपर में हाथ में आएगा, जैसे ही पेपर एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही पेपर हाथ में आएगा, ये एकदम से तय हो जाएगा, एकदम से 100% ये तय हो जाएगा कि क्या रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पर वही था कि शेरशाह सूरी ने वो कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया था जो मुग़लों को पराजित करने के लिए ज़रूरी। सबसे बड़ी चीज़ है कि मुग़लों को ग्रेट मुग़ल्स, हिस्ट्री में उन्हें महान मुग़ल कहा जाता है। भाई जाहिर सी बात है कि बाबर ने जिस तरीके से भारत में विजय पाई थी, जिस तरीके से उसने विजय हासिल की थी, एक लोगों के दिल और दिमाग में चीज़ें बनी थी कि भाई मुग़लों को हराना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप उन्हें क्या कहेंगे जिन्होंने उन महान मुग़ल्स को पराजित किया। तो वाकई में अगर ये बात कहा जाए कि शेरशाह सूरी के अंदर जो टैलेंट था, जो चीज़ें थीं, अगर उसे और मौका मिला होता तो शायद बात कुछ और होती। तो आपको मैं बता रहा था कि इस तरह से हुमायूं को शेरशाह सूरी ने बुरी तरह से घेर लिया था, चारों तरफ से घेर लिया था, और हुमायूं को भी अब समझ में बात आने लगी थी। कहा जाता है कि एक दिन की बात है जब हुमायूं जो है चौसा नामक स्थान पर अपनी सेना के साथ विश्राम कर रहा था, है ना। और कहा जाता है कि चौसा जो है ये बिल्कुल कर्मनासा नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से कर्मनासा नदी बह रही है। समझ में आ गया बच्चों। अब ये था कि कहा जाता है यहाँ बाढ़ आई हुई थी, यहाँ सैलाब आई हुई थी, और ना ज़मीन भी पंकिल थी, हुमायूं की सेना आराम कर रही थी, और यहीं पर शेरशाह सूरी अचानक आता है और धावा बोलता। रात के समय, आप सोचिए, शेरशाह सूरी के लिए ये बात मायने नहीं रखती थी कि दिन है कि रात है। शेरशाह सूरी के लिए ये बात मायने रखती थी कि जीत ज़रूरी है। बड़ा प्यारा यहाँ पर चीज़ है कि जीत ज़रूरी है, विक्ट्री इज़ नेसेसरी। तो शेरशाह सूरी ने रात में हमला किया बच्चों, और कहा जाता है कि जो मुग़ल सैनिक थे बिल्कुल अवाक रह गए। जान बचाने के लिए बहुत से सैनिकों ने कर्मनासा में छलांग लगाई, ज़्यादातर सैनिक डूब के मर गए। हुमायूं ने भी छलांग लगाई, वो भी डूब जाता। एक नाविक ने, जिसका नाम निज़ाम मिलता है, कुछ लोग उसे कुंवर नारायण भी बताते हैं, उसने हुमायूं की जान बचाई। बाद में हुमायूं जब विजयी होकर भारत लौटा था तो उसने उस भिश्ती को, यानी नाविक को, एक दिन का बादशाह बनाया था, जिसने चमड़े का सिक्का चलाया था, तो देख लिया आप लोगों ने। तो इस तरह से ये जो चौसा का युद्ध है, ये कब लड़ा गया? 1539 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1539 ईस्वी में, है ना। अब ये है कि चौसा जो जगह है ये कहाँ है, क्योंकि गाजीपुर में कर्मनासा नदी बहती है, उत्तर प्रदेश गाजीपुर में कर्मनासा नदी बहती है, तो संभवतः चौसा यहीं कहीं होगा। कहा जाता है कि यहाँ पर हुमायूं की जो बेगमें थीं, जो पत्नियां थीं, वो फंस गई थी, शेरशाह सूरी के हाथ आ गई थी। लेकिन एक चीज़ था कि शेरशाह सूरी कैरेक्टर का बहुत अच्छा था। ये चीज़ मैंने देखा है कि जितने भी दुनिया में बेहतरीन किस्म के लोग रहे, चाहे वो राजा हो या इंसान हो, उनके अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन पाई गई कि वो कैरेक्टर के बहुत अच्छे रहे। और ये बहुत बेहतरीन चीज़ है कि ये आपको मैं बताऊं कि किसी एक बहुत बड़े विद्वान ने ये चीज़ लिखा है कि इंसान का अगर जो है धन गया तो उसका कुछ नुकसान हुआ, उसका स्वास्थ्य गया तो थोड़ा और नुकसान हुआ, लेकिन अगर उसका कैरेक्टर चला गया तो समझ जाओ
वो ख़त्म हो गया। तो कैरेक्टर जो है इंसान की ज़िंदगी में, उसके कैरियर में, और रियली में मैं बच्चों से बताना चाहता हूँ कि बहुत मायने रखता है कि अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो ये अलामत है कि आप ज़िंदगी में सब कुछ पालोगे। क्योंकि ये वो चीज़ है कि अगर ये ख़राब हो जाए, स्वामी विवेकानंद ने ये लाइन कही थी कि अगर किसी व्यक्ति का धन गया तो उसका कुछ गया, अगर स्वास्थ्य गया तो समझो थोड़ा और गया, लेकिन उसका अगर कैरेक्टर गया तो समझो सब कुछ चला गया। तो क्लास कैसी लग रही है, कुछ कमेंट्स वगैरह में आप ज़रूर मुझे बताना बेटा। और आपको कोई भी दिक्कत हो मेरे टेलीग्राम पर आइए ना, मुझसे डिस्कस करिए प्लीज़। और बहुत जल्द, ऐसी आशा है कि बहुत जल्द हम लोगों की मुलाकात लाइव भी होगी, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द क्लासेस लाइव होने वाली। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। हुमायूं, कहा जाता है कि यहाँ पर शेरशाह सूरी ने हुमायूं की बेगमों को पकड़ा, लेकिन बड़ी इज्जत के साथ उसने हुमायूं के पास उन्हें वापस लौटा दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि हुमायूं यहाँ से पराजित होकर थोड़ा आगे बढ़ता है और वो मध्य प्रदेश में, है ना, बेलग्राम, कन्नौज के निकट बेलग्राम एक जगह है। ठीक है, ठीक 1 साल के बाद की बात है कि वो 1540 में बेलग्राम पहुंचता है। और आपको मैं बताऊं कि बेलग्राम में फिर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को घेरा। तो दूसरा जो युद्ध हुआ वो भी बड़ा ही डिसाइडिंग था। हम इसको बेलग्राम का युद्ध कहते हैं। ये युद्ध जो है ना 1540 ईस्वी में लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। नोट कर लीजिए। पहले युद्ध के बारे में मैंने बता दिया बेटा, पहले युद्ध के बारे में नोट कर लेना। चौसा का युद्ध जो मैंने लिखा है, बेलग्राम का युद्ध लिख लो। इसे ना बेलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, दोनों नामों से जानते हैं। कन्नौज का युद्ध, ठीक है, लिख लीजिए। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया और इस युद्ध ने यह डिसाइड कर दिया कि कौन भारत का सुल्तान बनेगा। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिएगा कि बेलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध ने यह डिसाइड कर दिया कि कौन भारत का शासक बनेगा, कौन भारत का सुल्तान बनेगा। तो समझ में आ गया बच्चों? तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अच्छा, ये लड़ाई भी कैसी थी? ये लड़ाई बड़ा ही डिसाइडिंग लड़ाई थी। इस युद्ध में वो कौन सा युद्ध था जिस युद्ध के बाद हुमायूं ने सब कुछ खो दिया, माने पूरा भारत की सल्तनत। बच्चों, ये दुनिया है, यहाँ पे किसी के 2 रुपए गुम हो जाते हैं, वही इंसान पे डिपेंड करता है। किसी का 2 रुपए गुम हो जाए, किसी का 100 रुपए जाए, किसी का 1000 रुपए जाए, लेकिन किसी किसी की तो सल्तनत ही चली गई। हुमायूं ने अपना सब कुछ खो दिया। हुमायूं लॉस्ट हिज एवरीथिंग इन इंडिया दैट टाइम। सब कुछ हुमायूं का। अच्छा, लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं, बड़ा दिलदार किस्म का इंसान, बड़ा जुनूनी टाइप का आदमी था हुमायूं। मेरी पिछली जो क्लासेस है मेडावल हिस्ट्री की, अगर आपको वो देखनी है तो आप स्पेशल क्लास, मोहम्मद नदीम स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी के ऐप पर सर्च करिए, वो आपको मिल जाएगी। वहाँ पर मेडावल हिस्ट्री की पिछली क्लासेस ज़रूर देख लीजिए, तब आपको और अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो यहाँ पर हुमायूं बर्बाद हो गया और 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने स्वयं को भारत का सुल्तान घोषित कर दिया। यहाँ शेरशाह सूरी ने सुल्तान की उपाधि धारण की।
कौन सी उपाधि धारण की? शेरशाह सूरी जो है ये सुल्तान बन गया। और उसने एक और उपाधि धारण की बच्चों, उसने हजरत आला की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? हजरत आला। यहां पर तो शेरशाह सूरी ने सुल्तान की उपाधि धारण की। करेक्ट। शेरशाह सूरी सुल्तान बन गया। कब बन गया? 1540 ईस्वी में। और उसने हजरत आला की उपाधि धारण की। हजरत आला, नोट कर लीजिए वो कौन सा दिल्ली का शासक था जिसने हजरत आला की उपाधि, थोड़ा कम करिए, बहुत ज्यादा है, थैंक यू। कौन सी उपाधि धारण की? हजरत आला की उपाधि धारण की। करेक्ट, हजरत आला की उपाधि धारण की। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी यहां से शेरशाह सूरी सुल्तान बन गया, भारत का सुल्तान बन गया। और शेरशाह सूरी को भारत में अफगान साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। भारत में शेरशाह सूरी को भारत में अफगान साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। ये चीज नोट कर लीजिएगा, शेरशाह सूरी को अफगान साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। तो शेरशाह सूरी का जो ड्यूरेशन है बच्चों, वो 1540 से 1545 तक होता है। कब तक होता है? 1540 से 1545। क्योंकि आप देखिए ना, महज 5 साल का टाइम, शेरशाह सूरी 5 साल शासन कर रहा है, लेकिन इन 5 सालों में उसने वो कर दिया जो आने वाले लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। 5 सालों में शेरशाह सूरी ने जो किया वो आने वाले लोगों के लिए क्या बन गया? एक मिसाल बन गया। अकबर ने भी शेरशाह सूरी से फायदा उठाया, अंग्रेजी सरकार ने भी शेरशाह सूरी से फायदा उठाया। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। तो यहां पर सभी बच्चों से मैं कहूंगा ये चीजें नोट कर लीजिएगा। अब ये टाइम था शेरशाह सूरी के प्रयोगों का। शेरशाह सूरी जो है वो क्या क्या प्रयोग कर रहा है भारत में, अब उसके प्रयोग का समय। प्लीज नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, लिख लिया होगा ना बच्चों? चलिए, अगर विजय अभियान की बात करेंगे तो शेरशाह सूरी की कुछ लड़ाइयां बड़ा मशहूर है। एक लड़ाई कहा जाता है कि राजस्थान में एक राजा उस जमाने में था जिसका नाम था मालदेव, जोधपुर का राजा मालदेव। ये बहुत शक्तिशाली राजा था। ये हुमायूं के मित्र हुआ करते थे मालदेव, लेकिन शेरशाह सूरी ने इतना दबाव डाला कि मालदेव ने हुमायूं की कोई सहायता नहीं की। तो शेरशाह सूरी जो है ना, उसने जोधपुर पर हमला कर दिया, राजस्थान, और मालदेव से उसकी लड़ाई हुई। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी और मालदेव की जो सेनाएं थी वो बिल्कुल आमने सामने थी। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है ना कि शेरशाह सूरी के अंदर दोनों हुनर था। शेरशाह सूरी का मामला बड़ा अलग था। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी को पता था कि भाई राजपूत बहुत शक्तिशाली हैं, मालदेव बहुत शक्तिशाली राजा था, उसे पता था कि मालदेव बहुत शक्तिशाली राजा था। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने कुछ खत जो है लिखकर मालदेव के खेमे में डलवा दिए, जिसमें यह लिखा गया कि मालदेव के कुछ सरदार शेरशाह सूरी से बातचीत कर रहे हैं। तो मालदेव बड़ा हर्ट हो गए। मालदेव को लगा करे यार ये तो अपने ही गद्दार निकले, तो अब क्या कहा जाए। मालदेव इतने हर्ट हो गए कि मालदेव जो है वो युद्ध का मैदान छोड़कर वापस जोधपुर चले गए। अब जो जिन सरदारों पर इल्जाम लगा था वो बड़ा भौचक्के रह गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया नहीं था। कहा जाता है कि उन सरदारों ने शेरशाह सूरी से युद्ध किया, लेकिन चूंकि सेना तो बढ़ गई थी ना यार, राजा ही नहीं था, तो फिर लड़ाई का क्या। समझ में आ रहा है? यानी मालदेव के उन सरदारों ने शेरशाह सूरी से युद्ध किया जिन पर इल्जाम लगा था, और फिर क्या हुआ, वो जो सैनिक थे वो सभी वीरगति को प्राप्त हुए। शेरशाह की विजय हुई, शेरशाह सूरी की विजय हुई, लेकिन ये बड़ा चैलेंजिंग था।
इट वॉज सो चैलेंजिंग फॉर द शेरशाह सूरी दैट टाइम। इस लड़ाई के बारे में शेरशाह सूरी ने कहा कि मैंने मुट्ठी भर चने के लिए, मैंने मुट्ठी भर चने के लिए पूरा 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 साम्राज्य खो दिया था। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए, सॉरी, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा साम्राज्य खो दिया होता। ये बड़ा जबरदस्त कोटेशन है, हमेशा लोग इसको जो है कोटेट करते। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा साम्राज्य खो दिया होता। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा साम्राज्य खो दिया होता। शेरशाह सूरी का ये कोटेशन है बच्चों, ये जोधपुर की लड़ाई के बारे में शेरशाह सूरी ने लिखा था। तो शेरशाह सूरी ने वैसे तो कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उसकी कुछ जिंदगी की कुछ बेहतरीन लड़ाइयाँ थी जिनके बारे में आप लोगों से जिक्र जरूर करूंगा। यहां पर एक लड़ाई का मैं जिक्र करूंगा, जो लड़ाई जो है कालिंजर का युद्ध। ये बड़ा फेमस युद्ध था, शेरशाह की जिंदगी का आखिरी जो युद्ध था वो कालिंजर का युद्ध था। इसका भी जिक्र मैं आपके सामने करने वाला हूं। कालिंजर का युद्ध, कालिंजर जो है ना, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कालिंजर का युद्ध कहा जाता है कि शेरशाह सूरी की जिंदगी का आखिरी युद्ध था ये, है ना, क्योंकि कालिंजर पर शेरशाह सूरी जो है हमला कर रहा था। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी जो है तोप के गोलों के बगल में खड़ा था, उसकी तोपें जो है कालिंजर के किले पे लगातार आग उगल रही थी। उसी में से एक तोप का गोला टकरा कर वापस आया और शेरशाह सूरी के बगल में जो गोले रखे गए थे उसी में जाके ब्लास्ट कर गया और शेरशाह सूरी वॉज बर्न, शेरशाह सूरी जल गया था। उस कहा जाता है कि उस बुरी तरह से शेरशाह सूरी जल गया। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के कानों में शायद ये आवाज़ चली गई थी कि कालिंजर का किला फतेह हो गया, कालिंजर की जीत हो गई, लेकिन शेरशाह सूरी मर गया। यानी महज 5 सालों के अंदर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। तो लिख लीजिएगा कि कालिंजर का जो युद्ध है शेरशाह सूरी की जिंदगी का आखिरी युद्ध माना जाता है। यहां एक तोप का गोला वापस कालिंजर के किले से टकरा के आया और तोप के गोले के ढेर में फट गया, जिसके कारण शेरशाह सूरी बुरी तरह जल गया जो बगल में खड़ा था। तो बच्चों इस चीज को आप लोग नोट करिए, लिख लीजिएगा। कालिंजर की लड़ाई शेरशाह सूरी की जिंदगी की आखिरी लड़ाई थी। तो ये तो विजयों की बात की, विजय अभियान। अब जो है हम लोगों का टाइम है, ये खूबसूरत सा जो मकबरा आप देख रहे हैं, देखकर वाकई में बड़ा ही गजब का मंजर है हमारे सामने। ये खूबसूरत सा मकबरा है शेरशाह सूरी का मकबरा, जो सासाराम बिहार में है। चारों तरफ से झील है और झील में खूबसूरत सा मकबरा है जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अच्छा बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ है कि शेरशाह सूरी भारत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने स्वयं अपने मकबरे का निर्माण कराया। शेरशाह सूरी ने स्वयं अपने मकबरे का निर्माण करवाया था। मतलब ना, शेरशाह सूरी का जो समय है ये सल्तनत काल के अंत का समय है और मुगल काल के शुरुआत का समय है। यानी ऐसा समय जहां पर आपको सल्तनत और मुगल काल मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ के मकबरों में हमें दोनों ही लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर उसके बाद ना हम लोग थोड़ा सा शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली में ये जो क्लास है हम लोगों की, हाँ, शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी हम लोगों को बात करना है। शेरशाह सूरी के साथ ये चीज़ था ना बच्चों, उसकी अगर प्रशासनिक व्यवस्था पर बात करेंगे तो शेरशाह सूरी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। शेरशाह सूरी ने ना, कहा जाता है कि जो सल्तनत काल की अच्छी व्यवस्था थी उसको उसने जारी रखा। समझ में आ गया। शेरशाह सूरी ने प्रशासन में 3 प्रकार के बदलाव किए थे। पहला तो ये था कि जो अच्छी बात थी, जो सल्तनत काल से चली आ रही थी, उस बात को उसने जारी रखा। समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज ये थी कि सुधार किया उसने, जहां पर उसको लगा कि यहाँ पर सुधार होना चाहिए तो उसने वहां पर सुधार किया। और तीसरी चीज क्या थी कि जो चीज चलने लायक नहीं थी उसको क्या कर दिया, शेरशाह सूरी ने रद्द कर दिया। तो यानी शेरशाह सूरी के प्रशासन को अगर आप देखेंगे ना
तो 3 तरीके से उसके प्रशासन पर हम अध्ययन करते हैं। एक तो तरीका ये है कि शेरशाह सूरी को जो चीज़ अच्छी लगी प्रशासन में, जो सल्तनत काल से चली आ रही थी, जैसे वजीर का जो पद था वो बना रहा। समझ में आ रहा है? मैंने सल्तनत कालीन जो प्रशासन पढ़ाया है उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि वजीर का पद होता था, मीर बख्शी होता था, है ना। इस तरह के जो अधिकारी थे सल्तनत काल के, उनको उसने बना के रखा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं थी उसको उसने बना के रखा। लेकिन जहां पर सुधार की जरूरत थी, जहां पर लगता था कि नहीं यहाँ पर सुधार होना चाहिए, यहाँ पे चीज़ों में बदलाव होना चाहिए, वहां पर शेरशाह सूरी ने, अच्छा एक अच्छे इंसान की यही तो अलामत होती है। एक बेहतरीन जो इंसान होता है बच्चों, वो यही तो करता है, अगर जो चीज़ अच्छी है उसको वो बना के रखता है, ठीक है। लेकिन जिस चीज़ में उसको लगता है कि सुधार होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, उस चीज़ में वो सुधार करता है। और जो चीज़ बिल्कुल भी ठहरने के लायक नहीं है उस चीज़ को क्या कर देता है, रद्द कर देता है। तो शेरशाह सूरी के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने सल्तनत काल से चली आ रही अच्छी बातों को उसने अपने प्रशासन में शामिल किया। जैसे वजीर का पद था, मीर बख्शी का पद था, है ना, ये तमाम जो दीवाने अर्ज का पद था, वो सब वैसे ही चलते रहे, ठीक है। उसके बाद जो जहां पे सुधार की जरूरत थी, जहां पे उसको लगा कि नहीं इट विल बी द टाइम ऑफ द रिफॉर्म, तो यहां पर सुधार होना चाहिए, तो उसने वहां पे सुधार किया। और तीसरी चीज ये कि जो उसको लगा कि नहीं नहीं ये चीजें तो बिल्कुल गलत है, इसको हटा देने में भलाई, तो उस चीज को क्या कर दिया, उसने रिमूव कर दिया। तो बच्चों समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर शेरशाह सूरी की हम देखिए ना, यहां पे लिखा हुआ शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था निरंतरता। निरंतरता का मतलब क्या है, जो चीज चली आ रही, जो चीज अच्छी है, जो चीज अच्छी है उसको बना के रखा। पुनरुद्धार यानी जहां सुधार की जरूरत है वहां सुधार किया। परिवर्तन मतलब जो बिल्कुल चेंज होने के लायक है, जो बिल्कुल जहां बिल्कुल सुधार नहीं हो सकता उसको उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो शेरशाह सूरी के प्रशासन की 3 विशेषताएं हैं, निरंतरता, पुनरुद्धार और परिवर्तन। ये चीजें आप लोग लिख लेंगे। ये चीजें नोट कर लेंगे बच्चों, लिख लेंगे प्लीज। निरंतरता, पुनरुद्धार और परिवर्तन। कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा ना कहा जाता है कि जो विशेष बात यह है शेरशाह सूरी में कि शेरशाह सूरी ने कहा जाता है कि अपने प्रशासन को सुदृढ़ता देने के लिए उसने उसने प्रशासन में सुदृढ़ता देने के लिए कहा जाता है कि सरकार नाम की एक व्यवस्था है जो शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू की गई, सरकार में जिला। तो बच्चों ये है कि शेरशाह सूरी का जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा है और इसको कंप्लीट करने में हम लोगों को ज़रा सा वक्त तो लगेगा ही, तो इसलिए हम लोग इसको 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट और मैं आपके सामने जल्दी ही लेके आऊँगा, जो शेरशाह सूरी के प्रशासन पर ही क्लास हम लोगों की आधारित होगी, है ना। तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, इस पर हम लोगों की बात होनी है। और बहुत ही प्यारा टॉपिक, इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी नाइस टॉपिक। यहाँ पर सभी बच्चों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर अनअकैडमी पर आप एडमिशन लेने चाह रहे हैं, अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन ले रहे हैं तो प्लीज़ आप कोड की जगह यूज़ करिए MNUS 10% डिस्काउंट के लिए। ये मेरा रेफरल कोड है, यूज़ करिए, 10% डिस्काउंट मिलेगा। किसी भी अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो कोड मेरा यूज़ करिए MNUS 10% डिस्काउंट के लिए। क्लास को अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो बच्चों तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन्स के बटन को दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों आप सभी क्लास में आए, इस सब के लिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। और आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।